टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। अभी जो हमारा जीसीसी है, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर हाल फिलहाल में ही एक करेक्शन स्लिप आई है। आप देख सकते हैं, करेक्शन स्लिप नंबर 10, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 10। ठीक है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2022, इसके अंदर एक नई करेक्शन स्लिप ऐड की गई है, करेक्शन स्लिप नंबर 10। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो ये सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही बेसिकली है ही। इसको जो है फाइनेंस डायरेक्टरेट से कॉन्करेंस और रेलवे बोर्ड से अप्रूवल वगैरह भी सब कुछ मिल चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी हम लोग बिल्कुल विदाउट फर्दर डिले जो ये जो करेक्शन स्लिप वाला पार्ट है, इसमें हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है हमारा एग्जिस्टिंग जो है ना मैनुअल, यानी जो जीसीसी है, इसको देखेंगे और फिर इस करेक्शन स्लिप के अंदर क्या है इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है ना, क्लॉज नंबर 64 वन जो है ना, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसको इन्होंने क्या किया है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। न्यू क्लॉज नंबर 64 वन वन ए पार्ट 2 ऑफ जीसीसी शैल बी रेड एज अंडर। ठीक है, तो वन वन ए एक हो गया, फिर बाद में वन वन बी हो गया। ठीक है, तो अभी देखेंगे पहले वाला करेक्शन स्लिप के अंदर 64 वन बेसिकली डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन में, उसके अंदर सब पॉइंट वन था, फिर बाद में वन के बाद सीधे की टू आ जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके अंदर है ना, वन के अंदर इन्होंने ना कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट वाला पॉइंट जहां तक मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, मैं जस्ट आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। देखिए दोनों सीधे साथ ही में हम लोग रीड आउट करते जाएंगे। ऊपर आप एक तरफ ऊपर की तरफ देखिए, मैं नीचे रीड करता हूँ। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन द पार्टीज हेयर टू as to the construction or operation of this contract or the respective rights and liabilities of the parties on any matter in question, dispute or difference on account of on any account, or as to the withholding by the railway of any certificate to which the contractor may claim be entitled to, or if the railway fails to make a decision within 120 days, then and in any such case, but except in any of the accepted matters referred to in clause number 63.1 of this condition, contractor after 120 days but within 180 days of his presenting his final claim on disputed matter shall demand in writing that the dispute or difference be referred टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, बेसिकली ये जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिया है, वन को इन्होंने स्प्लिट कर दिया ए बी सी डी में। खाली सिर्फ 64 वन ऑब्लिक वन था, बराबर है, क्लॉज नंबर 64 वन ऑब्लिक वन था पहले। अब उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को, ये जो पहला पॉइंट जो था, है कि नहीं, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको वैसे ही रखा, इसको ए नाम दे दिया जो पहले से था, है कि नहीं। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या था, डिस्प्यूट के बारे में, जब आर्बिट्रेशन कब होता है, जब रेलवेज और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किसी प्रकार की अनबन होती, किसी बात को कोई डिफरेंसेस क्रिएट होते, तब हमारा जो है आर्बिट्रेशन के लिए हम लोग जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था, वो बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही रखा गया है कि अगर इस प्रकार के कोई डिस्प्यूट वगैरह आता है कि नहीं, तो कंस्ट्रक्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई पार्ट एग्जीक्यूट करने में, तो इसके अंदर जो है जो भी डिस्प्यूट होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो है ये क्या करेगा, इसको 120 डेज में इसको क्लेम करेगा। कॉन्ट्रैक्टर में क्लेम टू बी एंटाइटल्ड, और इफ द रेलवे फेल्स टू मेक डिसीजन विद इन 120 डेज, देन एंड इन एनी सच केसेस एक्सेप्टेड मैटर्स को छोड़ दिया जाए, जो एक्सेप्टेड मैटर पैरा क्लॉज नंबर 63.1 में दिया है, ठीक है ना। तो 120 दिन के बाद 180 दिन के बीच में, ठीक है नहीं, तो राइटिंग में उसको डिमांड करेगा, है कि नहीं, कि भाई मुझे आर्बिट्रेशन के लिए जाना है। ओके, अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर पहले का जो पार्ट है, इसके अंदर पॉइंट नंबर वन के बाद में टू आ जा रहा है। ये वन के बाद स्मॉल वन जो दिख रहा है ना, रोमन वन, उसके बाद टू आ जा रहा है। लेकिन अब जो है नया ऐड किया है यहाँ पर, अब आपको जो है ना यहाँ पर देखना है, वन बी एक ऐड हुआ है। वन बी ऐड क्या हुआ ये जरा देखें, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है दोस्तों, इसके अंदर करेक्शंस। Arbitration as a method of dispute resolution should not routinely or automatically included in procurement contracts, tenders, especially in large contracts. क्या कहा,
arbitration as a method of dispute resolution should not be routinely or automatically included in procurement contracts, टेंडर्स, स्पेशली लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट वगैरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेंडर होता है, तो उसको जो है आर्बिट्रेशन वगैरह में ना लिया जाए। शुड नॉट बी रूटीनली, एक रूटीन प्रैक्टिस ना बना लिया जाए इसको, ऐसा कहा है। आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शुड नॉट रूटीनली और ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स, स्पेशली इन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हो गया। उसके बाद में एक और पॉइंट जो ऐड हुआ है, दैट इज 1C। 1C में क्या कहा गया है? As a norm, arbitration as a method of dispute resolution may be restricted to disputes with a value less than 1 crore। क्या कहा? नॉर्म के तौर पे क्या कहा? जो आर्बिट्रेशन क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उसको रिजोल्व करने का। ठीक है, तो क्या कहा? एक नॉर्म के तौर पर कहा है, एज अ नॉर्म आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्प्यूट्स विद अ वैल्यू लेस देन 10 crore। ठीक है, 10 करोड़ से कम का अगर डिस्प्यूट का मैटर है, डिस्प्यूटेड आइटम जो है, अगर उसकी वैल्यू 10 करोड़ या उससे कम की होगी तो उसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। दिस फिगर इज विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूट, नॉट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी मच हायर। यानी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, किसी अगर कोई प्रोजेक्ट है उसकी ओवरऑल वैल्यू 10 करोड़ तक अगर है, तो उसके लिए नहीं कहा है कि मतलब आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। इसको क्लैरिफाई यहाँ पर ये किया गया है। मान के चले कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट होने दो, लेकिन डिस्प्यूटेड आइटम जिसके ऊपर रेलवे और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, नो दिस वैल्यू इज लाइक दिस इज लाइक दैट, नहीं ऐसा नहीं वैसा, ये काम ऐसा होना था वैसा होना था, एंड जो उसका जो वैल्यू है वो अगर 10 करोड़ से कम तक का है, तो वो आर्बिट्रेशन के लिए लिया जा सकता है। ये कहा, एज अ नॉर्म आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू disputes with a value less than rupee 10 crore। This figure is with reference to the value of the dispute, not the value of the contract। बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पे। ये जो फिगर है 10 करोड़ या उससे कम का, ये किसके लिए है? डिस्प्यूटेड आइटम के लिए, वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूट, नॉट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच में भी मच हायर। यानी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर डिस्प्यूटेड आइटम जो है वो अपर लिमिट इसकी कही थी कि 10 करोड़ तक का अगर डिस्प्यूट रहेगा तो उसको हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट ऐड हुआ है दोस्तों। ए तो वैसे ही था, जिसको उन्होंने ए किया वो पहला पॉइंट था, फिर बाद में बी हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट था, इसमें इन्होंने ए बी सी डी कर दिया। तो ए हमने देख लिया, ये पहला जो एक क्लॉज था इसको एज इट इज लिया, पॉइंट नंबर बी यहाँ पर ले लिया, लेकिन कि भाई जो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रूटीनली ऑटोमेटिकली इसको इंक्लूड ना किया जाए। थर्ड में ये कहा कि जो है जब डिस्प्यूट का वैल्यू, डिस्प्यूटेड वैल्यू का लिमिट 10 करोड़ तक की अपर लिमिट रखी गई है, उतना या उससे कम अगर डिस्प्यूटेड वैल्यू तो ही हम लोग जो आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। और उसमें ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की वैल्यू या कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, उससे लेना देना नहीं, हमें सिर्फ डिस्प्यूटेड वैल्यू से लेना देना। देन इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर डी एक और ऐड किया है इसके अंदर, 64(1)(d क्या है? इंक्लूजन ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, inclusion of arbitration clauses covering disputes with a value exceeding 10 crore। अब पहले, इसके पहले क्या कहा था? अप टू 10 करोड़ कहा था ना। क्या कहा? inclusion of arbitration clauses covering disputes with a value exceeding 10 crore should be based on careful application of mind and recording of reasons, and with the approval of an officer not below the rank of senior administrative grade, that is SAG, or the accepting authority whichever is higher। यानी आमतौर पर ये कहा है कि जो 10 करोड़ या उससे कम तक की वैल्यू होगी तो उसको आर्बिट्रेशन में लिया जाए। फिर यहाँ पर क्या कहा? ऐसी जगह, ऐसे केसेस जहां पर आर्बिट्रेशन जो है अपना 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो क्या कहा? इंक्लूजन ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉजेस कवरिंग डिस्प्यूट्स विद वैल्यू एक्सीडिंग 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा का अगर वैल्यू एक्सीड कर रहा है, अगर ऐसा कोई केस है, तो वहां पे आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस जो इंक्लूड करना है, दे शैल बी बेस्ड ऑन केयरफुल एप्लीकेशन, बिल्कुल ध्यान से, careful, based on careful application of mind and recording of reasons, and with the approval of, with the approval of an officer not below the rank of SAG,
और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी विच एवर इज हायर, एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ द टेंडर, इनमें से जो भी अथॉरिटी हायर लेवल की होगी वो जो है इसको ले सकती है। ठीक है, तो इन जनरल पहले कह दिया था उन्होंने कि, यानी देखिए पहले अभी ऐसा कुछ लिमिट नहीं दिया था, वैल्यू का नहीं दिया था आर्बिट्रेशन के लिए। अब उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, क्या कह दिया कि जहां पर भी अप टू 10 करोड़ रहेगा तो आमतौर पर उसको जो है आर्बिट्रेशन में लिया जाए। लेकिन 10 करोड़ के ऊपर क्या कहा यहाँ पे, उसके पहले उन्होंने कुछ भी ना एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के बारे में कहा था, ना कोई ग्रेड और रैंक और ऑफ ऑफिसर के बारे में अप्रूवल के लिए कहा था। लेकिन अब कह दिया कि अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो इट शुड बी बेस्ड ऑन केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस, क्यों है ये इस प्रकार से उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और जब अप्रूवल एसएजी लेवल के जो ऑफिसर होंगे उनके अप्रूवल से ही इसको आर्बिट्रेशन में लिया जाएगा, या फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, इन दोनों में से जो भी हायर लेवल के होंगे, एसएजी लेवल ऑफिसर और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑफ द टेंडर, इनमें से जो हायर रैंक के होंगे वो ही जो है इसको अप्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार के डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में इंक्लूड, आर्बिट्रेशन क्लॉज अप्लाई करने के लिए या आर्बिट्रेशन में लेने के लिए। फिर इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 64(3)(a), जरा उसको देख लेते हैं वहां पर क्या था। दोस्तों आप हेडिंग देख सकते हैं कि क्लॉज नंबर 64(3) इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। क्लॉज नंबर 64 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। इसके अंदर क्लॉज नंबर 64(3)(a), ये जो है वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर वेयर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 12/5 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट हैज बीन वेव्ड ऑफ। क्या कहा, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर वेयर एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 12/5 आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन एक्ट हैज बीन वेव्ड ऑफ। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने दिया था। अब इसके अंदर अभी क्या चेंजेस हुए हैं, अभी आप यहाँ देख सकते हैं नीचे 64(3) है, ये पूरा का पूरा इधर पे इन्होंने ना बिल्कुल उसको चेंजेस इसके अंदर कर दिया। 64(3)(a) के अंदर 3(a)(1) आ जाएगा आपका, बराबर दिखा देता हूँ मैंने पहले आपको ना। तो 64(3)(a), 3(b), 3(c), इसका जो पार्ट 1 है, ये सब चेंजेस हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक तरफ से आपको जो है ना 64(3) का यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, अभी रिवाइज वाला पार्ट ही हम लोग पढ़ेंगे। 64(3)(a), द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल shall consist of a panel of 3 authorities। आर्बिट्रल पैनल में कितने लोग हों, तीन तीन लोग हों। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल shall consist of a panel of 3 arbitrators। कौन होंगे इनमें, ये कौन अपॉइंट करेंगे, जीएम और एजीएम, जनरल मैनेजर और एडिशनल जनरल मैनेजर विल अपॉइंट 2 arbitrators। ठीक है नहीं, क्या करेंगे, जीएम या एजीएम 2 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। इसमें से एक रेलवे नॉमिनी होगा, यानी रेलवे चूज करेगी अपनी तरफ से, और दूसरे जो होंगे अदर फ्रॉम अमंग द कॉन्ट्रैक्टर्स नॉमिनी। ठीक है, यानी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल में जो है 3 आर्बिट्रेटर होंगे, जिसमें से एक जीएम या एजीएम जो भी होंगे वो 2 आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, एक रेलवे नॉमिनी होगा और दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्टर का नॉमिनी। ठीक है नहीं, अब कॉन्ट्रैक्टर को चॉइस, क्योंकि देखो डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, तो ही शुड बी सेटिस्फाइड, करेक्ट। तो क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टर कैन recommend his nominee either from approved panel of railways or from approved panel of Indian Council of Arbitrators within 30 days from the date of dispatch of approval of written and valid acceptance of demand for arbitration with the GM AGM। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका, यहाँ पर देखिए पहले कुछ इन्होंने लिमिट वगैरह के बारे में बात हुई थी, अब यहाँ पर लिमिट की कुछ बात नहीं हुई है। सिंपल क्या कहा है, ये कहा है कि जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होगा उसमें 3 आर्बिट्रेटर होंगे। जीएम एजीएम विल अपॉइंट 2 आर्बिट्रेटर्स, जीएम एजीएम 2 अपॉइंट करेंगे। एक रेलवे नॉमिनी होगा और अदर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर नॉमिनी। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्टर के पास ऑप्शन है, या तो रेलवे के अप्रूव्ड पैनल के जो आर्बिट्रेटर्स होंगे
उनमें से कॉन्ट्रैक्टर किसी को नॉमिनेट करें, और फ्रॉम अप्रूव्ड पैनल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेटर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के जो है अप्रूव्ड पैनल की लिस्ट है, इनमें से किसी में से भी वो चूज कर सकता है। चाहे रेलवे के अप्रूव्ड पैनल का कोई आर्बिट्रेटर को चूज कर ले जिसको रेलवे ने अप्रूवल दिए, या आईसीए इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है और उनके पैनल में से किसी को चूज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कितने दिन में करना है, कितने दिनों में करना है? तो क्या कहा, विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज। कब से 30 डेज? जिस दिन पे अप्रूवल का जो यानी कि आर्बिट्रेशन के कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया और वो अप्रूवल हो गया रिटर्न में, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ अप्रूवल ऑफ रिटर्न एंड वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन बाय द जीएम एजीएम। एजीएम या जीएम या एजीएम द्वारा जब भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, उससे 30 दिन के अंदर अंदर करना है। ठीक है, ये आपका 64 3A हो गया। अब इसके बाद में 3A1 हम देख लेते हैं। 3A1 अभी यहाँ पे देखो, 3A तो आपने देख लिया था, अब यहाँ पर 3A1। ठीक है, ये पूरी तरह से एक तरह से देखा जाएगा तो पूरा चेंजेस ही हो गए हैं इसके अंदर, तो ज्यादा कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। 64 3A1, इफ द कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू चूज हिज नॉमिनी फ्रॉम रेलवे पैनल, अगर कॉन्ट्रैक्टर रेलवे पैनल में से चूज करना चाहे किसी को, है कि नहीं, as an arbitrator nominee for from a contractor side, railway will send a panel of at least 4 names of retired railway officers and panel to work as arbitrator within 30 days from the days when a written and valid demand for arbitration। यानी क्या कहा, अगर कॉन्ट्रैक्टर रेलवे पैनल में से किसी को आर्बिट्रेटर के तौर पर अपनी तरफ से चुनना चाहता है, तो रेलवे क्या करेंगे, कम से कम 4 नाम, एटलीस्ट 4 नेम्स ऑफ रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर, 4 जो है रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर्स का नाम रेलवे भेजेगी, जो एज आर्बिट्रेटर काम कर सकते हैं। कब देगी? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डे व्हेन ए रिटर्न वैलिड डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन, जहां पर जो है एक्सेप्ट हो गया है आर्बिट्रेशन के लिए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रेलवे जो है ये कॉन्ट्रैक्टर को लिस्ट प्रोवाइड करेगी। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डे व्हेन अ रिटन एंड वैलिड डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द जीएम एजीएम, वहीं से। ठीक है ना? फिर कहा, कॉन्ट्रैक्टर विल बी आस्क्ड टू सजेस्ट टू जीएम और एजीएम एटलीस्ट 2 नेम्स आउट ऑफ द पैनल for appointment as contractor's nominee within 30 days from the date of dispatch of the request by railways। क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्टर को भी आज कॉन्ट्रैक्टर विल बी आस्क्ड टू सजेस्ट टू जीएम एजीएम एटलीस्ट 2 नेम्स। वो जो 4 नेम की लिस्ट दी थी उसमें से कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाए कि कम से कम 2 नेम लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर विल बी आस्क्ड टू सजेस्ट टू जीएम और एजीएम एटलीस्ट 2 names out of the panel for appointment as contractor's nominee within 30 days from the date of dispatch of the request by the railway। 30 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर को ये देना है, उन 4 नामों में से किसी 2 नाम को फाइनलाइज करना है। ठीक है, फिर जीएम के पास पावर क्या है, जीएम या एजीएम, जीएम और एजीएम shall appoint at least one out of them as contractors nominee within 30 days from the receipt of the names of contractors nominee। The railway panel shall be provided free of cost to the contractor। यानी कि क्या हुआ, रेलवे ने पहले कॉन्ट्रैक्टर को 4 लोग, अगर कॉन्ट्रैक्टर से पहले पूछा गया कि भाई आप, इसके पहले वाले क्लॉज की हम बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से पहले पूछा गया कि भाई आप किसको प्रिफर करते हैं, रेलवे के आर्बिट्रेटर को जो रेलवे के अप्रूव लिस्ट में है वो, या फिर आईसीए। अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं, मुझे रेलवे के अप्रूव जो है पैनल में जो आर्बिट्रेटर है उनके साथ में आर्बिट्रेशन में जाना है, उन उन्हीं में से किसी को चूज करना है, तो रेलवे क्या करेगी, 30 दिन की सॉरी इमीडिएटली जो है ना, विद इन 30 डेज रेलवे क्या करेगी, रेलवे जो है ना 4 जो है ना अधिकारी कोई होंगे जो रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर होंगे, उनको 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना उनकी लिस्ट दे देंगे कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, ये 4 नाम है, ये 4 ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर्स, इनमें से अगर आप इन्हीं को चूज चूज करना तो आप चूज करिए। तो ये जो प्रक्रिया होगी, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या है कि दो, इनमें से कम 2 नाम, कम से कम 2 नाम जो है इनमें से चूज करने हैं, उन 4 में से, ठीक है नहीं, उन 4 में से। इसमें भी एटलीस्ट का है, ये टर्म याद रखें, कम से कम 4 नाम रेलवे को देना है और उनको भी कम से कम 2 नाम जो है चूज करना है कि नहीं भाई ये या तो ये, है ना, इनमें से हम जो है आर्बिट्रेटर किसी को चुनना चाहते हैं। ये सब कुछ प्रक्रिया 30 दिन के अंदर अंदर होनी है, जब रेलवे ने रिक्वेस्ट दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है,
अब जीएम को पावर, अब कॉन्ट्रैक्टर को पावर नहीं है, जीएम को पावर है। हाँ, जीएम उसके अंदर से उनमें से चूज करता है। जीएम या एजीएम शैल अपॉइंट एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम एज अ कॉन्ट्रैक्टर्स नॉमिनी विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द नेम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स नॉमिनी। इन सबको 30 30 दिन का टाइम सब जगह पे दिया है। रेलवे ने जहाँ पे दिया, फिर कॉन्ट्रैक्टर को चॉइस दिया, फिर कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन के अंदर दिया, फिर हमने रेलवे को भी क्या कहा, जहां से कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सेप्ट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर रेलवे कम से कम जो है इनमें से जो है किसी एक को जो है कॉन्ट्रैक्टर नॉमिनी के तौर पर चूज कर सकती है। और ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि अगर रेलवे पैनल का आर्बिट्रेटर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर को कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। द रेलवे पैनल शैल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। फिर बाद में 64A2। ठीक है, ओके। अब देखिए पहले ऐसा जो है ना, पहले के क्लॉज के अंदर अलग ही चीजें थी, सोल आर्बिट्रेटर के बारे में बातचीत थी। फिर बाद में जो है आपका क्या कहेंगे कि सोल आर्बिट्रेटर नहीं है तो जे ग्रेड ऑफिसर हो, इस प्रकार से चीजें थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, 64A2 इसमें आईसीए को इंक्लूड कर लिया गया। अब जीसीसी में इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेट, अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं मुझे रेलवे की चाहिए ही नहीं, मुझे आईसीए के चाहिए, ठीक है ना, तो इफ कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू चूज हिज नॉमिनी फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन पैनल, contractor will send at least two names of arbitrator from the ICA panel for appointment as contractor's nominee within 30 days from the date of dispatch of request by the railway। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं मुझे आईसीए पैनल में से चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन के अंदर अंदर दो नाम आर्बिट्रेटर्स के देने हैं जो आईसीए पैनल में होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी जीएम को ही या एजीएम को ही पावर है। द जीएम और एजीएम शाल अपॉइंट एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम एज द कॉन्ट्रैक्टर्स नॉमिनी विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ नेम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स नॉमिनी। 30 दिन के अंदर अंदर जो होगा इसमें से कॉन्ट्रैक्टर चूज करेंगे, यानी जीएम चूज करेंगे कि ये जो कम से कम जो दो नाम दिए गए होंगे इनमें से कम एक को जीएम या एजीएम जो है विद इन 30 days चूज करेंगे कोई कॉन्ट्रैक्टर की चॉइस में से। अब वहां पर उसका नॉमिनेशन सब कुछ उसके लिए, क्योंकि आईसीए पैनल से लिया है, तो क्या कहा, नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम आईसीए पैनल शैल बी एज पर द आईसीए रूल्स फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेशन होगा या अपॉइंटमेंट होगा आर्बिट्रेटर का आईसीए पैनल में, ये सब कुछ आईसीए रूल, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन पैनल, इनके जो रूल्स हैं फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन वहां से होंगे। शाल बी एज पर आईसीए रूल्स फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो आईसीए रूल्स के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आईसीए रूल्स के बारे में दिया गया है, तो क्या कहा, सम जनरल गाइडेंस ऑफ आईसीए रूल्स फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर एज अंडर। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो आईसीए के जो पैनल के बारे में पहले यहाँ पे हमारे इसमें कहीं पे बातचीत नहीं हुई थी, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज हमारे लिए जो है ना बिल्कुल कह सकते हैं कि नई चीज आई हुई है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करें क्योंकि एग्जाम में नई चीज है, फाइनेंस से रिलेटेड है, आपकी जीसीसी में दी गई है, तो इसको अच्छी तरह से करें। मैं वापस से आपको कह दे रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्टर, अभी पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास ये ऑप्शन पहले नहीं था, अब ये ऑप्शन आ गया है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर चाहे तो वो रेलवे रिकमेंडेड पैनल वाले को भी चूज कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है कि वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है आईसीए पैनल के चाहिए। ये अभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है कि नहीं। Contractor can recommend his nominee either from approved panel of railways or from approved panel of ICA within 30 days। ये कह दिया था। अब रेलवे की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो कम से कम वो क्या सिस्टम था बता दिया आपको कि चार नाम कम से कम जो है रेलवे जो है रिटायर ऑफिसर्स के देंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डिमांड अप्रूव होगा जीएम से, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रेलवे ने देना है। फिर कॉन्ट्रैक्टर को जब टाइम दे दिया गया दिया रेलवे ने, उसके बाद उसके 30 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने भी कम से कम दो नाम नॉमिनेट करने की, भाई इनमें हो सकते हैं, इनमें से मैं किसी को लूंगा। ठीक है, फिर बाद में ये जो उसने इच्छा जताई होगी ये कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज नहीं कर सकता। अब जीएम या एजीएम के पास ये नाम जाएंगे, इनमें से कम एक को जो है कॉन्ट्रैक्टर का नॉमिनी के तौर पर
30 दिन के अंदर अंदर रेलवे फाइनलाइज करेगी, और रेलवे ये जो आपका पैनल प्रोवाइड करेगी, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रकार से चार्ज नहीं किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारा जो है वो है हमारा दोस्तों रिलेटेड टू आईसीए पैनल। अगर कॉन्ट्रैक्टर की इच्छा है कि नहीं, मुझे रेलवे के पैनल के आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए, मुझे आईसीए पैनल के चाहिए, जो आईसीए के पैनल अप्रूव्ड है, तो उसके लिए क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को इनिशिएट करना है अभी, क्योंकि आईसीए पैनल रेलवे का नहीं है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन अलग से है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर कम से कम जो है दो नाम, जो आईसीए पैनल के अप्रूव्ड आर्बिट्रेटर्स होंगे, वो 30 दिन के अंदर अंदर रेलवे के रिक्वेस्ट जहां से आएगी वहां से 30 दिन के अंदर अंदर कम से कम दो नाम देने हैं। जीएम या एजीएम एम्पावर्ड है कि इनमें से कम एक को जो है फाइनलाइज करें, है कि नहीं। अब ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया है, ये आईसीए पैनल की, तो वो रेलवे का कोई नियम नहीं है, ये आईसीए के पैनल के हिसाब से नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट होगा। आईसीए रूल्स ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन विच आर अमेंडेड टाइम टू टाइम, ठीक है। अब इसके बारे में हम कह रहे थे कि जनरल गाइडलाइंस कुछ दिए गई है, वो जरा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हमारे लिए बिल्कुल नया है ये सब चीजें, तो अच्छे से समझेंगे। सम जनरल गाइडलाइंस ऑफ आईसीए रूल्स फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर एज अंडर। Contractor may access the ICS panel of arbitration through ICS official website विच इज गिवन हियर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो आईसीए का जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और उसे क्या करना है, उसे एप्लीकेशन देना है फॉर्मल रिक्वेस्ट नॉमिनेशन। अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन शैल बी सबमिटेड टू आईसीए। आईसीए को जो है एक नॉमिनेशन के भाई एक आर्बिट्रेटर नॉमिनेट करिए, इस प्रकार का फॉर्मल रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। अकम्पनीड बाय, साथ में क्या क्या लेना पड़ेगा उस फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ में, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आउटलाइनिंग द नेचर एंड क्वांटम ऑफ द डिस्प्यूट, कि भाई क्या क्लेम है, किस प्रकार, क्या नेचर या क्या क्वांटम ऑफ डिस्प्यूट है, वो उसके साथ में कंपनी होगा। दूसरा, अ कॉपी ऑफ द रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, or a copy of the notice intimating the other party of the initiation of arbitration proceedings with proof of delivery. Copy of the notice intimating the other party of the initiation of arbitration proceedings, यानी कि क्या है, ये जब हमने पढ़ा ना कि जब किसी भी प्रकार का कोई दावा होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, तो वो जीएम के पास जो है अर्जी लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर। आई मीन द जीएम और एजीएम इज सेटिस्फाइड कि नहीं भाई आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, तो वो वहां पे बोलेगा ठीक है, वी कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन। द कॉपी ऑफ द नोटिस इंटीमेटिंग द अदर पार्टी ऑफ द इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, वे इनिशिएशन कर सकते हैं, ठीक है नहीं, वो उसकी कॉपी, ये सारी की सारी चीजें लगेगी। यानी कि एक तो फॉर्मल रिक्वेस्ट होगा कि भाई नॉमिनेशन चाहिए आर्बिट्रेशन के पैनल से कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें क्या दावा क्या है, किस प्रकार का नेचर है, क्वांटम क्या है डिस्प्यूट का, उसके बारे में बात होगी, एक स्टेटमेंट होगा। दूसरा क्या है, रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा रेलवे और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उसका कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और उससे रिलेटेड कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, वो भी फर्निश करना पड़ेगा आईसीए को। और थर्ड ये भी होगा कि भाई whether the railway has accepted this arbitration or not, उसकी कॉपी ऑफ द नोटिस इंटीमेटिंग द अदर पार्टी ऑफ द इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विद प्रूफ ऑफ डिलीवरी, है कि नहीं। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि भाई आर्बिट्रेशन के लिए मुझे जाना है, तो उसने नोटिस दिया है, नोटिस इंटीमेटिंग द अदर पार्टी ऑफ द इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विद प्रूफ ऑफ डिलीवरी, अगर इस प्रकार से है तो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें दी जाएगी। और क्या कहा जा रहा है, एडहॉक अपॉइंटमेंट फीस, एडॉक अपॉइंटमेंट फी फॉर द नॉमिनेशन। अब यहाँ पर जैसे रेलवे ने तो फ्री रखा था, रेलवे के पैनल से लेते, यहाँ पर क्या है, एडॉक अपॉइंटमेंट फीस फॉर द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर शैल बी एज पर द आईसीए रूल्स फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फिगर इसके बारे में नहीं कहा है, फिगर कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर ये कहा है कि जो भी एडॉक अपॉइंटमेंट फीस होगी नॉमिनेशन आर्बिट्रेशन, वो एज पर आईसीए रूल फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा, विच आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड शैल बी सबमिटेड अलोंग विद द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करेंगे तो जो भी फीस होगी वो पे करना होगा, किसको करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर गया है आईसीए के पास में, ये रेलवे ने नहीं भेजा हुआ है, ठीक है। नाउ क्लॉज नंबर 64 3A हमने देख लिया, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये सब हमने आपको सब दिखा दिया।
है कि नहीं। अब 64(3)(b) में जाते हैं हम लोग। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ, पहले का बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 12/5 ऑफ आर्बिट्रेज कॉन्सिलेशन एक्ट हैज नॉट बीन वेव्ड ऑफ। ठीक है, क्या कहा, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 12/5 ऑफ, पहले वेव्ड ऑफ था और यहाँ पर नॉट वेव्ड ऑफ। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 12/5 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, एसीए जिसको हम लोग कहते हैं, वेव ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस है, पहले क्या था ये आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, 2 ना, इस प्रकार से 1 और 2 पॉइंट्स थे। ओके, अब यहाँ पर क्या है देख लेते हैं हम लोग। 64(3)(b) shall be read as under, क्या कहा, टू सेलेक्टेड आर्बिट्रेटर्स आर फ्री टू सेलेक्ट टू सेलेक्टेड, दो आर्बिट्रेटर हो गए, एक रेलवे की तरफ से होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। तो क्या कहा, टू सेलेक्टेड आर्बिट्रेटर्स आर फ्री टू सेलेक्ट प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर दैट इज थर्ड आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। यानी कि दो आर्बिट्रेटर भी हो गए, तीन चाहिए ना हमको, तीन चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जो एक रेलवे ने अपनी तरफ से एम्पैनल कर दिया होगा, एक जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टर ने चूज कर लिया, चाहे रेलवे में से हो चाहे वो एसीए पैनल में से हो। ये दोनों मिलके एक थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो ये जो टू सेलेक्टेड आर्बिट्रेटर्स, दे आर फ्री टू सेलेक्ट द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर दैट इज द थर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। अब ये जो इन्होंने चूज किया, ये क्या करेंगे, the presiding arbitrator may be selected from approved panel of railways or approved panel of ICA as per mutual agreement which will be approved by GM और AGM। यहाँ पर भी अगेन ऑप्शन दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो क्या करेंगे, सॉरी, जो दो आर्बिट्रेटर्स होंगे, एक रेलवे साइड से जो फाइनलाइज हुए और एक कॉन्ट्रैक्टर साइड से फाइनलाइज हुए, ये दोनों फ्री है कि आपस में दोनों मिल के बातचीत करके किसी थर्ड आर्बिट्रेटर को चूज करें, और जो कि प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा, यानी फाइनल जो है, इसको डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं ना, प्रिसाइड करेंगे ये तीनों पैनल को, तीनों के पैनल को, बराबर है, ये चूज कर सकते हैं। अब ये चाहें तो मिलके रेलवे के अप्रूव पैनल में से वो थर्ड आर्बिट्रेटर को चूज कर सकते हैं, या फिर आईसीए के पैनल से अप्रूव किए हुए को चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये जो है, जो चूज करेंगे इसको जीएम या एजीएम अप्रूव करेंगे। ठीक है, फिर बाद में क्या कहा, जीएम एंड एजीएम, GM or AGM shall complete this exercise of appointing the arbitral tribunal within 30 days from the receipt of the names of all the three arbitrators। यानी कि अभी GM AGM को क्या कहा है कि इनको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, ये प्रक्रिया को फुल करना है। GM AGM shall complete this exercise of appointing the arbitral tribunal within 30 days। यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को फाइनलाइज करना 30 दिन के अंदर, जब तीनों नाम मिल जाएंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लॉज नंबर 64(3)(b। ठीक है, 64(3)(b) ये यहाँ पर हो गया। ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद में आगे जाएंगे हम लोग 64(3)(c। 64(3)(c) किस चीज से रिलेटेड है, इफ वन और more of the arbitrator appointed as above refuses to act as arbitrator, क्या कहा जा रहा है, ये पहले का था, इसी को हम लोग फिर से पहले पढ़ लेते। पहले क्या था 64(3)(c)(1) में, if one or more of the arbitrator appointed as above refuses to act as arbitrator, withdraws from his office as arbitrator, or vacates his her office or offices, and is unwilling to perform his function as arbitrator for any reason whatsoever, or dies, or in the opinion of the GM fails to act without any undue delay, GM shall appoint new arbitrator to act in his or their place in the same manner in which
द अर्लियर, यानी वही प्रोसेस में ये कर सकते हैं जैसा अपॉइंट किया था। सच रिकॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल एट डिस्क्रिशन proceed with the reference from the stage at which it was left by the previous arbitrator। यानी ये पहले का क्लॉज है, मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये था कि अगर जो आर्बिट्रेटर का जो पैनल जो 3 लोगों का तय हुआ, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा लोग अपने एज एन आर्बिट्रेटर एक्ट करने को रिफ्यूज करते कि भाई मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, है कि नहीं, अपने ऑफिस ऑफ आर्बिट्रेटर से विड्रॉ करता है या ऑफिस खाली कर देता है या इच्छा जाहिर करता है कि भाई मुझे इसमें नहीं, ये नहीं करना है कि नहीं, एज एन आर्बिट्रेटर, या उसकी मौत हो जाए क्योंकि रिटायर है अक्सर लोग, है कि नहीं, या फिर ऐसा लगता है जीएम को कि भाई इन द ओपिनियन जीएम फेल्स टू एक्ट विदाउट एनी अनड्यू डिले, है कि नहीं, तो ऐसे केस में जीएम जो है नए आर्बिट्रेटर को उसकी जगह पे ले सकते थे, है ये नहीं। और ये जो और इनकी जगह पे किसी और को ले लेंगे, और जो जो रिकॉन्सिडर ट्रिब्यूनल होगा जिस स्टेज पे वो बंदा छोड़ा था पहले वाले आर्बिट्रेटर ने, वहीं से ज्वाइन हो गया। ये पहले पॉइंट था। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्या कहा, इफ वन और मोर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड एज अबव रिफ्यूजेस टू एक्ट एज आर्बिट्रेटर, withdraws from the office as arbitrator or vacates his office, is unable to, unwilling to perform his function as arbitrator for any reason whatsoever, dies in the opinion of GM AGM, fails to act without undue delay, GM AGM shall appoint new arbitrators to act in his or their place in the same manner in which the earlier arbitrator or arbitrator had been appointed. Such a reconstituted tribunal may, at its discretion, proceed with the reference from the stage at which it was led by the previous arbitrator। मुझे इसके अंदर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, इसको एक बार मैं कंपेयर इसीलिए करना चाह रहा हूँ। क्या कहा, इफ वन और मोर ऑफ द arbitrators appointed as above refuses to act as arbitrator, withdraws from his office as arbitrator or vacates their his or their office or offices, or is are unable to or unwilling to perform his functions as arbitrator for any reason whatsoever, or dies, or in the opinion of GM और एजीएम कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ जीएम था, देखिए ये चेंजेस में देखना चाह रहा था। यहाँ पर सिर्फ ये जो पावर जो था कौन था, सिर्फ जीएम थे, यहाँ पर जीएम के साथ में एजीएम को भी ले लिया गया है। इन द ओपिनियन ऑफ जीएम और एजीएम फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, जीएम और एजीएम shall appoint new arbitrator to act in his or their place in the same manner in which the earlier arbitrator had been doing। यानी यहाँ पे जीएम के साथ में एजीएम को ले लिया गया है, ये एक चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं, और बाकी सब कुछ वैसा ही का वैसा दिया गया है। ठीक है, नाउ एजीएम कैन आल्सो बी लाइक टेक द डिसीजंस। ओके, फिर बाद में पार्ट नंबर 2 में कोई चेंजेस ना होके पार्ट नंबर 3 में बात हो रही है क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। था पहले, पहले क्या था, क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। अब क्योंकि यहाँ पर रेलवे के आ गए हैं, और इसके अंदर फिर बाद में दूसरा क्या है, रेलवे के आर्बिट्रेटर के बारे में ही बात हो रही, चले कोई बात नहीं। क्वालिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्पैनल्ड आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो एक एक चीज देखते जाएंगे हम लोग। तो इसके अंदर चेंजेस हुए हैं दोस्तों। पहले क्या था, सर्विंग गेजेटेड रेलवे ऑफिसर नॉट बिलो जे ग्रेड था, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर्विंग की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या बात हो रही है, रिटायर्ड, यानी ये जो पॉइंट नंबर बी पहले था ना, यहाँ पे रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर नॉट बिलो एसए ग्रेड लेवल 1 ईयर आफ्टर हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये जो पहला वाला पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे पहला वाला पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जरा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले कि इसके अंदर कितने पॉइंट थे, ए बी सी, पॉइंट नंबर 2। हाँ, तो इधर पे देख लेते हैं, इधर इसमें अलग से लिया गया है सब कुछ। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका पहले वाला, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर नॉट बिलो एसए ग्रेड 1 ईयर आफ्टर हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। कोई रेलवे ऑफिसर जो एसए ग्रेड में था, तो 1 साल रिटायरमेंट के बाद में वो लिया जा सकता है, नॉट बिफोर दैट, 1 ईयर आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर नॉट बिलो एसए ग्रेड 1 ईयर आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट
यहाँ पर भी वही वो पॉइंट ले, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर नॉट बिलो एसए ग्रेड लेवल 1 ईयर आफ्टर हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो सर्विंग रेलवे गजेटेड ऑफिसर जो है ना, ये जो है निकाल दिया गया है। सर्विंग गजेटेड रेलवे ऑफिसर ऑफ नॉट बिलो जे ग्रेड, ये यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, एक चीज, सर्विंग गजेटेड रेलवे ऑफिसर नॉट बिलो जे ग्रेड, ये हटा दिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, एज ऑफ आर्बिट्रेटर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी बिलो 70 ईयर्स। ये पॉइंट वैसे ही का वैसा है। ये आर्बिट्रेटर की एज 70 साल से कम की हो। एज ऑफ आर्बिट्रेटर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी बिलो 70 ईयर्स। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, पॉइंट नंबर, ये जो इसके बाद एबीसी था ना, इसमें और भी लोगों को ऐड कर लिया गया। यहाँ पे एबीसी थे ना, तो सर्विंग का तो हटा दिया गया है। तो रिटायर्ड वाला एक ले लिया, ऐसे ग्रेड के नीचे ना हो रिटायरमेंट के 1 साल बाद। और दूसरा जो है आर्बिट्रेटर की एज अपॉइंटमेंट के टाइम पे 70 साल से कम होना चाहिए। फिर इसके बाद में और पॉइंट जो ऐड किए गए हैं वो देख लेते हैं। पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन एनी करंट विजिलेंस और सीबीआई केसेस और अगेंस्ट whom disciplinary prosecution proceedings are not in process। यानी कि अब जो आर्बिट्रेटर हो वो कैसे हो, वो किसी भी करंट विजिलेंस केस में इन्वॉल्व ना हो या सीबीआई केस में ना, बिल्कुल बेदाग होने चाहिए। द पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन एनी करंट विजिलेंस और सीबीआई केसेस और अगेंस्ट होम डिसिप्लिनरी और प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग्स आर नॉट इन प्रोसेस। यानी रेलवे का डीए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनिंग प्रोसीडिंग रेलवे की होती है ना, वो ऐसे किसी केस में इन्वॉल्व हो, ना ही प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, यानी न्यायिक जो प्रोसीडिंग होती है कि नहीं, रेलवे के अलावा उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया, और क्या होना चाहिए, और उसको क्लैरिफाई कर दिया। पर्सन हु हैड नॉट बीन इम्पोज्ड अ मेजर पेनाल्टी और टू और मोर, देखिए एक तो ये कह दिया कि ऐसा व्यक्ति जिनको मेजर पेनाल्टी ना दी गई हो, या फिर दो या दो से ज्यादा माइनर पेनाल्टी। person who had not been imposed a major penalty or two or more minor penalty or against whom administrative action has not been taken 3 times or more। तीसरा क्या कहा, जिनके अगेंस्ट में 3 बार या 3 बार से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया गया हो वो, या फिर एक मिनट सॉरी, सॉरी, ठीक है, पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन करंट विजिलेंस सीबीआई केसेस, डिसिप्लिनरी हो गया, मेजर या माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी नहीं उसके उनके ऊपर इम्पोज की गई हो, या दो या दो से ज्यादा माइनर पेनल्टी ना हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ना लिया गया हो 3 बार या 3 बार से ज्यादा, या फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, persons who have not been imposed one minor penalty and against whom two administrative action not taken as a result of vigilance or CBI action while in service on railways। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने कह दिया, क्लियर कर दिया है। समझेंगे इसको वापस से। ठीक है, पहले तो क्या कहा, रेलवे, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर ऐसे ग्रेड लेवल के नीचे का ना हो और रिटायरमेंट के बाद 1 साल हो चुका हो। दूसरा कहा कि आर्बिट्रेटर की एज जब अपॉइंट करेंगे तो 70 साल से कम हो। ये 2 पॉइंट पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन इसके बाद में जो है सी डी ई तीनों पॉइंट्स आए हैं, इनको मैं आपको इन नटशेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थर्ड वाले में क्या कहा कि कोई भी करंट विजिलेंस या सीबीआई केस में पर्सन इन्वॉल्व ना हो जो आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट करना चाहता है, ना ही उसके अगेंस्ट में किसी प्रकार की डिसिप्लिनरी प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीजिंग प्रोसेस में हो। ये हो गया, ये करेंसी की बात है, चल रहा है अभी। ठीक है, फिर बाद में कहा पर्सन हु हैड नॉट बीन, या फिर बाद में क्या कहा कि उस व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में कोई भी मेजर पेनाल्टी या दो से ज्यादा माइनर पेनाल्टी, या उसके अगेंस्ट में जो है 3 बार या 3 बार से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, प्रशासनिक कार्रवाई ना की गई हो 3 या 3 बार से ज्यादा। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल करें, वो क्वालिफाई कर सकता है एज एन आर्बिट्रेटर। फिर बाद में कहा, फिर बाद में क्या कहा, पर्सन हु हैव नॉट बीन इम्पोज्ड। अब देखिए यहाँ जो ये देखो पॉइंट डी और ई में फर्क आप समझे, पॉइंट डी और ई में सामने इसलिए साथ में रख रहा हूं। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि एक मेजर पेनाल्टी और या फिर दो या दो से ज्यादा माइनर पेनाल्टी
किसी के अगेंस्ट में कभी इम्पोज की गई हो, पास्ट की बात है, हैड बीन इम्पोज यानी कि पास्ट में कभी किया हो ना। पर्सन हु हैड नॉट बीन इम्पोज्ड यानी पास्ट में कभी उसको मेजर पेनाल्टी ना दी गई हो, या दो से ज्यादा माइनर पेनाल्टी ना दी गई हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन 3 बार या 3 बार से ज्यादा ना लिया गया हो, वो हो सकता है। और यहाँ पर भी पास्ट में ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे विजिलेंस इन्वॉल्व है, सीबीआई में। पर्सन हु हैड नॉट बीन इम्पोज्ड वन माइनर पेनाल्टी and against whom two administrative actions have not been taken as a result of vigilance or CBI action। यानी कि विजिलेंस या सीबीआई एक्शन की वजह से उनको एक माइनर पेनल्टी ना दी गई हो, ना उनके अगेंस्ट 2 बार या 2 बार से ज्यादा कोई एक्शन लिया गया एज अ रिजल्ट ऑफ विजिलेंस और सीबीआई एक्शन वाइल इन सर्विस ऑन रेलवेज। तो अगर कोई व्यक्ति ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ही और शी क्वालिफाइज फॉर रेलवे एम्पैनल्ड आर्बिट्रेटर। यानी कि रेलवे एम्पैनल्ड आर्बिट्रेटर इस प्रकार से बिल्कुल बेदाग होना चाहिए। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वैसे ही है, एन अपॉइंट आर्बिट्रेटर में बी अपॉइंटेड नॉट विथस्टैंडिंग द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन केसेस इन विच ही हैज बीन अपॉइंटेड इन द पास्ट। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर बाद में यहां पर देखिए चेंजेस, while appointing arbitrators, sub clause 64 3A 3A1 3A2 3A3B above, due care shall be taken that or she he or they is or not the one who had an opportunity to deal with the matter to which the contract relates to, or who in the course of his their duties as railway servant express view on all or any matter under dispute or differences। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतना पार्ट जो मैंने पढ़ा ना, ऊपर पहले वाले में और अभी वाले में कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक है कि नहीं, इतनी चीजें सेम टू सेम है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने पढ़ी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस खाली चेंजेस क्या है, यहाँ पर एक 64 3 है जो अभी हमने पढ़ा ना इस बार, उसको एक ऐड कर दिया गया है, बराबर इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में ये है कि जो जब हम अपॉइंट करेंगे किसी आर्बिट्रेटर को, तो उसमें एक चीज ये देखना है कि वो एक व्यक्ति या उनमें से जितने भी व्यक्ति होंगे, उनको कभी ऐसा नहीं होना, दे शुड नॉट बी, एक्चुअली भी कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट से उनका किसी तरह से डीलिंग्स नहीं होना चाहिए। वन हु हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डील विद द मैटर टू विद द कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से उनका कभी अपॉर्चुनिटी था कि डील करने का था, या उन्होंने एज अ रेलवे सर्वेंट कभी उनकी ड्यूटी के दौरान जो उस पर कोई व्यूज अपने प्रकट किए हो, जाहिर किए गए हो, तो जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो वो उनको जो है अपॉइंट नहीं किया जाएगा ना। उससे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा, कोई इन्वॉल्व होगा, उसके उसकी हिस्ट्री पता होगी, तो देर आर लाइक चांसेस कि भाई ही मे गो पार्शियल, ऑल्दो ही मे नॉट गो, बट एक डाउट तो जरूर आ जाता है ना। फिर आगे आगे का पॉइंट है, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। सर्टिफिकेशन to this effect as per Annexure 16 shall be taken from arbitrators also। यानी कि वो अपना हलफनामा देंगे कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि नहीं। The proceedings of the arbitral tribunal or the award made by such tribunal will however not be valid merely for the reason that one or more arbitrators had in the course of service opportunity to deal with the matters to be the contract relates, or who in the course of his their duties express view on all or any of the matters under dispute। है कि नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि भाई होना नहीं चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द अवार्ड में बाय सच ट्रिब्यूनल, अगर इस प्रकार के ट्रिब्यूनल से कोई अवार्ड हुआ है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द अवार्ड मेड बाय सच ट्रिब्यूनल विल हाउएवर not be invalid merely for the reason that one or more arbitrator had in the course of his service opportunity to deal with the matters to which the contract relates, or who in the course of his duty express view ऑन ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स अंडर डिस्प्यूट। यानी यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया गया कि होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है ट्रिब्यूनल में ऐसा कोई व्यक्ति, तो वो इनवैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। ये पॉइंट पहले जैसा था वैसे अभी भी है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस आप
नहीं देख पाएंगे, ये बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है कि नहीं। सिर्फ इसी कारण से इनवैलिड नहीं ठहराया जा सकता, इसको रेलवे ने पहले ही ले लिया है। फिर बाद में 64(4) में कुछ चेंजेस है दोस्तों, वो हम देख लेंगे। 64(4), ठीक है, क्या है। पहले क्या था, इन द केस ऑफ ट्रिब्यूनल कंप्राइजिंग ऑफ 3 मेंबर्स एनी रूलिंग ऑन अवार्ड शैल बी मेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल इन द, ठीक है, क्या कहा कि अगर ये 3 लोग हैं तो इसमें से जो 2 लोगों का फैसला होगा वो फाइनल होगा ना, तो ये था इन द केस ऑफ ट्रिब्यूनल कंप्राइजिंग ऑफ 3 मेंबर्स एनी रूलिंग और ऑन अवार्ड शैल बी मेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। फिर बाद में कहा इन द एब्सेंस ऑफ सच ए मेजॉरिटी द व्यूज ऑफ द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर शैल प्रिवेल। और अगर ऐसी मेजॉरिटी नहीं होती है तो जो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर की फाइनल होगी। तो यहाँ पे क्या कहा, एनी रूलिंग ऑन अवार्ड शैल बी मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल इन द एब्सेंस ऑफ सच मेजॉरिटी द व्यू ऑफ द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर शैल प्रिवेल। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहा गया है। ये नंबर्स हटा दिया, इन द केस ऑफ ट्रिब्यूनल कंप्राइजिंग ऑफ 3 मेंबर्स हटा दिया, ये टर्म हटा दिया इन्होंने, सिर्फ इतनी ये लाइन जो है गायब हो गई है। इन द केस ऑफ ट्रिब्यूनल कंप्राइजिंग ऑफ थ्री मेंबर्स हटा दिया है, उन्होंने क्या कहा, एनी रूलिंग ऑन अवार्ड शैल बी मेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ members of tribunal in the absence of such a majority the views of the presiding arbitrator shall prevail। ठीक है, ये यहाँ पर कह दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो चेंजेस है दोस्तों, वी कैन सी 64(6), 64(6) में, ठीक है, आर्बिट्रेशन का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बात हो रही है, ये देख लेते हैं हम लोग जरा। द कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी बोर्न बाय द रिस्पेक्टिव पार्टीज। ठीक है, दोनों यहाँ पर, ये पहले भी था अभी भी यही है। ठीक है, फिर बाद में ये चीजें, कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर से पूरे चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर आईसीए का भी आ गया, इंक्लूजन हो गया ना, अब यहाँ से हम लोग नई चीजें हैं, तो क्या कहा, इफ ऑल द 3 आर्बिट्रेटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द रेलवे पैनल, अगर तीनों जो आर्बिट्रेटर है रेलवे पैनल से चूज किए गए हैं, तो फीस जो आर्बिट्रेटर की होगी, द फी ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल बी डिटरमाइंड एज पर द रेट्स फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड फी शैल बी बोर्न इक्वली बाय बोथ द पार्टीज provided parties sign an agreement in the format given as annexure number 15 to these conditions after a while referring to these disputes to arbitration। ठीक है, ये चीजें करीब करीब यहाँ पर भी सेम टू सेम है। क्या कहा गया, द कॉस्ट शाल इंटर एलिया वी इंक्लूड फी ऑफ द आर्बिट्रेटर एज पर द रेट फिगर रिलेवेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, फी शाल बी बोर्न इक्वली बाय बोथ द पार्टीज provided parties sign an agreement in the format given in annexure number 16 of these conditions after while referring these disputes for arbitration। करीब करीब सेम सेम ही है कि नहीं। इसमें एक नई लाइन जो ऐड की गई है कि अगर, क्योंकि अब आईसीए को भी ले लिया है ना, इसलिए ये ऐड हो गया है, इसलिए इफ आ गया, इफ ऑल द 3 आर्बिट्रेटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द रेलवे पैनल। ठीक है ना, तो ये चीज अगर इफ आ गई है इसलिए ये ऐड हुआ, बदर अदरवाइज ये सब कुछ सेम टू सेम है। अब इसके बाद में आईसीए के पैनल की बात चल रही है ना, फिर उसको देख लेते हैं, जो अगला पार्ट है हमारा इसके अंदर। अगर आईसीए पैनल का कोई होगा तो, ठीक है, हावेवर, क्या कहा, हावेवर if any of the 3 arbitrators is selected from the panel of ICA, तीनों में से कोई एक भी व्यक्ति अगर आईसीए पैनल से चूज किया गया होगा, however if any of the 3 arbitrators is selected from the panel of ICA the fee of the arbitrator shall be determined by the rates fixed or revised by the ICA। तो उसकी जो फी, उनकी जो फी होगी वो होगी, उसका जो रेट होगा या रिवीजन जो होगा फिक्सेशन का, वो आईसीए के हिसाब से होगा बाय द आईसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड फी शैल बी बोर्न इक्वली बाय बोथ द पार्टीज। यहाँ पर भी कहा कि फी शैल बी बोर्न इक्वली बाय बोथ पार्टीज प्रोवाइडेड पार्टीज साइन एन एग्रीमेंट इन द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्स नंबर 15 टू दीज कंडीशंस आफ्टर और व्हाइल रेफरेंस दिस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, यही चीज यहाँ पर उन्होंने इसको कह दिया है। ठीक है, ओके, बाकी ये सारी चीजें हटा दिया है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें
सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये करेक्शन स्लिप भी हमारी कंप्लीट हो जा रही है, ये करेक्शन स्लिप भी हमारी कंप्लीट हो जा रही है। तो आप लोगों ने देखा कि क्लॉज नंबर 64 में ही सारे के सारे चेंजेस है दोस्तों, है कि नहीं? राइट, बिगिनिंग फ्रॉम क्लॉज नंबर 1 से लेके 6 तक में चेंजेस देखने को मिले। इसमें और भी क्लॉज थे, यानी 2 क्लॉज और थे, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन मेजर चेंज अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता हूँ। मेजर चेंजेस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सबसे मेन चीज जो आई है, अगर हम लोग इसको समराइज करने को जाएंगे तो इसमें सबसे मेजर चेंज ये हो गया है कि पहले वाला पॉइंट में तो एक इंक्लूड कर दिया गया था कि क्या है, इसको प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया जाएगा। द आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शुड नॉट बी रूटीनली और ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, यानी कि प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में जो है ना, इसको बाय डिफॉल्ट ना लिया जाए। एक ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पर एक वैल्यू कह दिया गया है कि एज अ नॉर्म, नॉर्म के तौर पर, आम तौर पर जो आपका जो मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आप आर्बिट्रेशन को जा रहे हैं, तो इसका जो डिस्प्यूटेड आइटम की वैल्यू 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होना चाहिए। और उसको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 करोड़ ना हो, लोगों के अंदर कंफ्यूजन ना हो। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो मच हायर हो सकती है, 100 करोड़ 150 करोड़ भी मान के चलो हो सकती है, लेकिन डिस्प्यूटेड आइटम का वैल्यू 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होगा तो आप आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। ठीक है। फिर बाद में कहा कि अगर 10 करोड़ से ज्यादा है फिर क्या, 10 करोड़ से ज्यादा है फिर क्या, तो क्या कहा, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो क्या कहा, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन क्लॉजेस कवरिंग डिस्प्यूट वैल्यू एक्सीडिंग 10 करोड़, तो इसमें केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड और रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस के साथ में किनका अप्रूवल लगेगा, तो अप्रूवल ऑफ एसएजी लेवल ऑफिसर या फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, या फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, इनमें से जो भी हायर लेवल के होंगे, इनके अप्रूवल से 10 करोड़ के ऊपर वाला केस जो है आर्बिट्रेशन के लिए जाएगा। ठीक है। फिर बाद में क्लॉज नंबर 64(3) से दोस्तों, हाँ, बहुत एक नई चीज जो देखने को मिली, ये आपको बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। अभी क्या है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होगा वो 3 लोगों का होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब इसमें जो है जीएम या एजीएम, जीएम या एजीएम दे विल अपॉइंट 2 कॉन्ट्रैक्टर्स, 2 आर्बिट्रेटर्स, बेसिकली 2 आर्बिट्रेटर को वो रखेंगे, हाँ, नॉमिनेट करेंगे। एक रेलवे तरफ से होगा, रेलवे का होगा, दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होगा। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर है ना, एक थोड़ा सा ना बोलते ना, उसको अनजस्ट फील ना हो, कभी उसको लगता होगा कि नहीं रेलवे का है तो रेलवे अपने को फेवर करेगी, ऐसे क्यों बोलते ना, ह्यूमन टेंडेंसी हो सकती है कि उसको मजबूर फील ना हो। उसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्टर को चॉइस दे दी गई है अभी। क्या, कॉन्ट्रैक्टर कैन रिकमेंड हिज नॉमिनी आइदर फ्रॉम अप्रूव्ड पैनल ऑफ रेलवेज और फ्रॉम अप्रूव्ड पैनल ऑफ आईसीए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को चॉइस दे दिया गया कि भाई अगर वो चाहे तो रेलवे के अप्रूव पैनल के जो ऑफिसर्स होंगे, आर्बिट्रेटर के तौर पे जो काम कर रहे हैं, या तो उनमें से किसी को नॉमिनेट कर ले, या अगर वो चाहे कि नहीं उसको रेलवे से नहीं लेना, उसको आईसीए, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन से लेना है, तो वहां से वो ले सकता है। वो वहां से ले सकता है कि जिस दिन से अप्रूवल मिल गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, है कि नहीं? ओके। फिर बाद में इसके लिए भी ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि भाई रेलवे पैनल में से किसी को चूज करे, तो वो परिस्थिति में क्या कहा था कि कम से कम जो है 4 नाम जो है ना, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर की तरफ, रेलवे की तरफ से 30 दिन के अंदर अंदर, कॉन्ट्रैक्टर ने मांगा ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर कम से कम 4 नाम रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर्स हु कैन एक्ट एज आर्बिट्रेटर, वो रेलवे रिटर्न में देगी। ठीक है। जब रिटर्न में जब आपको कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिलेगा वैलिड डिमांड फॉर आर्बिट्रेशन, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर एटलीस्ट 4 नेम्स दिए जाएंगे। अब वो जो नाम दिए जाएंगे एटलीस्ट 4 नेम्स, कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है विद इन 30 डेज, 30 दिन का समय उसको दिया गया, इन चारों में से किन को फाइनलाइज करना है, एटलीस्ट 2 नाम कॉन्ट्रैक्टर को फाइनलाइज करना है विद इन 30 डेज। ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे, जीएम या एजीएम जो होंगे, इन जो एटलीस्ट जो 2 नाम, इनमें से एटलीस्ट एक किसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट नॉमिनेट 30 डेज के अंदर नाम उसको फाइनलाइज करेंगे। और ये जो रेलवे पैनल होगा, ये जो रेलवे पैनल का सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होगा, दे शैल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो रेलवे इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो पैनल फाइनलाइजेशन में कोई चार्ज नहीं लगेगा, है कि नहीं? फिर दूसरी प्रोसेस प्रोसेस क्या होगी, दूसरी परिस्थिति ये हो गई भाई कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि नहीं मुझे रेलवे का नहीं, मुझे आईसीए पैनल का चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि जो है जहां से आपका जो है रेलवे की तरफ से मिल गया कि भाई ठीक है आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं,
तो वो कॉन्ट्रैक्टर आईसीए की लिस्ट में से कम 2 नाम आर्बिट्रेटर का दे, है कि नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, फिर बाद में ये जो 2 नाम आईसीए की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आएंगे आईसीए पैनल के, इसके इसमें से जीएम या एजीएम इनमें से कोई एक नाम को कॉन्ट्रैक्टर का नॉमिनी के तौर पर 30 दिन के अंदर अंदर फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन इनके जो नॉमिनेशन के रूल्स है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर फ्रॉम आईसीए पैनल है, ये सारा का सारा गवर्न करेगा किसके द्वारा? गवर्न बाय डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आईसीए के जो रूल्स है डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वो वहां से करेगा। अब उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर हमको उसके बारे में भी बता दिया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दिया गया है। क्या है? सम जनरल गाइडेंस गाइडेंस फॉर आईसीए रूल फॉर डोमेस्टिक आर एज अंडर। क्या है? कॉन्ट्रैक्टर में एक्सेस आईसीएस पैनल ऑफ आर्बिट्रेशन थ्रू उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जा सकते हैं, जिसे आईसीए का पैनल ऑफ आर्बिट्रेशन उससे मिल जाए। और आगे क्या कहा, जब वो एप्लीकेशन देगा, जब फॉर्मल अप्लाई करेगा कि भाई आईसीए को, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ नॉमिनेशन शाल बी सबमिटेड टू आईसीए। जब ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट नॉमिनेशन के लिए आईसीए को देगा, सबमिट करेगा, तो साथ में क्या क्या चीज देगा वो? एक ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आउटलाइनिंग द नेचर एंड क्वांटम ऑफ द डिस्प्यूट, यानी कि जो क्लेम वो दावा कर रहा है किस नेचर का है, क्या क्वांटम है डिस्प्यूट का, उसके बारे में कुछ डेटा फर्निश करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है? कॉपी ऑफ द रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है नहीं, कॉपी ऑफ द रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी ना कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसकी कॉपी भी जो है फर्निश करनी पड़ेगी। ओके। फिर इसके बाद में क्या कहा? कॉपी ऑफ द नोटिस इंटीमेटिंग अदर पार्टी ऑफ इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विद प्रूफ। है कि नहीं, कि भाई इनिशिएट करना है तो उसकी कॉपी, नोटिस इंटीमेट करने की कॉपी देनी पड़ेगी। और उसका जो भी एडॉक फी होगा, अडॉक अपॉइंटमेंट फी फॉर द नॉमिनेशन और शाल बी एज पर आईसीए रूल रिवाइज फॉर ट्रायल एंड शाल बी सब अलॉन्ग विद जो भी वो जो अपॉइंटमेंट के लिए फीस ले, जो रेलवे तो फ्री में दे रही थी ना, रेलवे पैनल शाल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कॉर्नर। यहाँ पर जो कुछ फीस होगी अपॉइंटमेंट की, एडॉक अपॉइंटमेंट फी फॉर द नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर शाल बी एज पर द आईसीए रूल्स फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन विच आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों क्लॉज नंबर 64(3)(b, है कि नहीं। इसमें क्या कहा कि जो दो आर्बिट्रेटर सेलेक्ट किए गए हैं, कौन दो? एक को रेलवे के जीएम या एजीएम ने जो फाइनलाइज किया रेलवे साइड से, एक वो हो गए। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर साइड से फाइनलाइज हुआ है, चाहे वो रेलवे के अप्रूव पैनल वाले हो चाहे आईसीए पैनल वाले हो, ये दोनों फ्री हैं कि थर्ड आर्बिट्रेटर जो कि प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होंगे उनको फाइनलाइज करें। द टू सेलेक्टेड आर्बिट्रेटर दे आर फ्री टू सेलेक्ट थर्ड प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। यानी ये दोनों जब अपॉइंट हो गए, इनके 30 दिन के अंदर अंदर इनको तीसरा आर्बिट्रेटर खुद ने फाइनलाइज करना है कि नहीं। और इसमें भी पूरी फ्रीडम दी गई है। अभी दोनों अगर चाहें तो अप्रूव्ड पैनल ऑफ रेलवे से किन्हीं को फाइनलाइज कर सकते हैं, चाहे अगर वो तो वो कोई आईसीए की जो अप्रूव्ड पैनल लिस्ट है उनमें से किन्हीं को फाइनलाइज कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से किसको भी कर सकते हैं, इन दोनों के ऊपर फ्रीडम है। दे आर नॉट बाउंड कि नहीं आप इन्हीं को करो उन्हीं को करो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को म्यूचुअली करना, चाहे मिल के अप्रूव पैनल ऑफ रेलवे से करें चाहे अप्रूव पैनल ऑफ आईसीए में से तीसरे को कर लें, है कि नहीं। और ये जो दोनों फाइनलाइज करेंगे इनका अप्रूवल फाइनल लगेगा, विल बी अप्रूव्ड बाय जीएम और एजीएम। इनको जीएम या एजीएम द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है। और जीएम एजीएम को क्या करना है कि जब ये इनके पास आएगा तो इनको 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना, इनके नामों को 30 दिन के अंदर अंदर ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को फाइनलाइज करना है। जीएम हैज टू फाइनलाइज दिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द थ्री आर्बिट्रेटर। तीनों के नाम मिल गए तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को फॉर्मली जो है 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल देना है कि नहीं, ये कर लेना है। ठीक है। फिर बाद में एक क्लॉज ये है कि भाई ये एक्चुअली इसमें चेंजेस ज्यादा कुछ भी नहीं है, छोटा ही सा चेंज है। 64(3)(c) में क्या कहा है, अब पैनल में 3 लोग हो गए। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में 3 लोग हो गए। ठीक है, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा, एक एक की जगह दो हो सकते या तीनों भी हो सकते, सभी तीनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती। इफ वन और मोर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड वो रिफ्यूज करता है एज एन आर्बिट्रेटर एक्ट करने के लिए, या विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस एज एन आर्बिट्रेटर, यानी वो प्रॉपरली आर्बिट्रेटर का काम कर रहे थे लेकिन अब वो विड्रॉ कर देंगे, अब मैं आर्बिट्रेशन नहीं करूंगा, या फिर वेकेट्स हिज ऑफिस, और या फिर वो अनेबल है टू परफॉर्म हिज फंक्शन एज आर्बिट्रेटर फॉर एनी रीजन, और मे भी हो सकता है कि
डाइज, डेथ हो जाए उनकी, है कि नहीं। या फिर एक केस और है, इन द ओपिनियन ऑफ द जीएम एजीएम फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, है कि नहीं, कि जीएम या एजीएम इज नॉट सेटिस्फाइड कि लाइक दे कैन लाइक डूइंग वर्क प्रॉपरली, और इन द ओपिनियन ऑफ द जीएम और एजीएम फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, तो जीएम जो है क्या कर सकते हैं ये सारी परिस्थितियों में, चाहे वो रिफ्यूज करता है या डेथ हो जाती है या इनके ओपिनियन में कि वो प्रॉपर काम नहीं हो रहा है इस तरीके से, तो क्या कहा है, जीएम या एजीएम ये क्या करेंगे, एक नया आर्बिट्रेटर या नए आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं जो इनकी जगह काम करेंगे, और उसी प्रकार से जिस तरीके से पहले कर रहे थे, विच द अर्लियर आर्बिट्रेटर हैड बीन अपॉइंटेड। अभी जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल, अगर एक भी व्यक्ति चेंज, ट्रिब्यूनल चेंज हो गए, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल at its decision proceed with the reference from the stage at which it was led by the प्रीवियस आर्बिट्रेटर। यानी कि ये अब ये जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल के डिस्क्रिशन पर है, कोई कंपलसरी नहीं है, ये उनके डिस्क्रिशन पे है कि वो अगर चाहे तो जिस स्टेज पे प्रीवियस आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर ने छोड़ा था वहीं से प्रोसीड करना है तो कर सकता है, वो चाहे कि नहीं स्क्रैच से स्टार्ट करना है, दैट कैन आल्सो बी डन, इट इज एट इट्स ओन डिस्क्रिशन। कौन सा किसके डिस्क्रिशन पे, ट्रिब्यूनल, ये तीन आर्बिट्रेटर का जो ट्रिब्यूनल है इनके डिस्क्रिप्शन पे, चाहे तो जहां पर पहले के आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर ने छोड़ा था वहीं से आगे जाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जीएम पहले नाम था सिर्फ, अब उधर साथ में एजीएम भी ले लिया गया है, ठीक है ना, एजीएम इज ऑल्सो एम्पावर्ड नाउ। ठीक है, अब जो है रेलवे एम्पैनल्ड आर्बिट्रेटर की क्या क्वालिफिकेशन हो, तो इधर पे कह दिया है गया है कि अगर रिटायर्ड ऑफिसर है तो कम से कम ऐसे ग्रेड लेवल का हो, रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही वो एज एन आर्बिट्रेटर काम कर सकते हैं, उनकी एज अपॉइंटमेंट के समय पे 70 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, और वो जो है करंट किसी भी, ये रेलवे एम्पायर आर्बिट्रेटर किसी भी करंट विजिलेंस या सीबीआई केस में इन्वॉल्व ना हो, जिनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी या प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग प्रोसेस में हो, है कि नहीं। पहले जहाँ पे लिया गया था सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय दिया था, यहाँ पर अभी सर्विंग नाम ना देते हुए इनडायरेक्टली यहाँ पे ये सब चीजें केसेस बता रहे हैं, है कि नहीं। और फिर बाद में क्या कहा कि अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को, यानी गेजेटेड ऑफिसर ही होंगे जाहिर सी बात है, अगर वो कभी भी उन्हें कोई मेजर पेनाल्टी या दो से ज्यादा माइनर पेनाल्टी नहीं मिली है, या फिर उनको जो है 3 बार या सर्विस में 3 बार या 3 बार से ज्यादा कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं किया गया है, तो वो व्यक्ति भी आर्बिट्रेटर के तौर पर क्वालिफाई करते हैं। और इसके बाद में क्या कहा है, इसके बाद ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर जिसके अगेंस्ट में एक माइनर पेनल्टी या 2 बार या 2 बार से ज्यादा, 2 बार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कभी नहीं लिया गया है विजिलेंस या सीबीआई के बारे में, सब जगह पे नॉट बीन टेकन लिया गया है ना, नहीं है, नॉट इन्वॉल्व, नॉट बीन इम्पोज्ड, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो दे कैन आल्सो बी एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर, एक्ट एज ए आर्बिट्रेटर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर ये एक इसमें ये क्या कहा गया है कि जहां तक हो सके, इसको बहुत कंपलसरी नहीं कहा गया, ये क्या है कि जब आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट वगैरह करते हैं, जैसे हमने इतने सारे क्लॉजेस अभी हमने पढ़े 64(3)A से लेके 3B तक में, जो कुछ भी, तो ये ध्यान देना चाहिए, ड्यू केयर शैल बी टेकन दैट दे आर नॉट लाइक, उनको कभी ऐसा ना ड्यूरिंग द सर्विस उनको कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी ना मिले हो कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट किसी प्रकार से कनेक्टेड हो, या फिर उन्होंने अपनी किसी प्रकार की कोई राय दी होगी उस ये जो मैटर जो चल रहा है इससे रिलेटेड कभी, है कि नहीं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन फिर बाद में क्या कहा, और इसका सर्टिफिकेशन भी देना, सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट एज पर एनेक्सर 16 शैल बी टेकन फ्रॉम आर्बिट्रेटर्स आल्सो, इसका सर्टिफिकेशन भी कि भाई मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूँ, इस प्रकार से ये देना है। लेकिन बाद में ये भी कहा है, द प्रोसीडिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द अवार्ड मेड बाय सच ट्रिब्यूनल विल हाउएवर नॉट बी इनवैलिड, लेकिन जो इनके जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सिर्फ इस वजह से
इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज सर्विस उनको कभी मौका मिला था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजों से कनेक्ट रहना या अपने एक्सप्रेस व्यूज एक्सप्रेस वगैरह करना, तो इट विल नॉट बी वैलिड जस्ट फॉर मेयरली फॉर दिस रीजन। अगर कुछ और भी चीजें तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनसे कनेक्टेड है, ये कोई पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट वैसे ही का वैसे ही है। ठीक है। फिर बाद में क्या कहा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में तो तीन लोग हैं, तो क्या कहा, एनी रूलिंग ऑन अवार्ड शैल बी मेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में जो मेजॉरिटी मेंबर्स ने जो तय किया होगा फैसला वही फाइनल होगा। एनी रूलिंग ऑन अवार्ड शैल बी मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है। लेकिन फिर हमने कहा इन द एब्सेंस ऑफ सच अ मेजॉरिटी वी और द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर शैल प्रिवेल। मतलब क्या हुआ, तीन लोग हैं, तीन में से एक प्रिसाइडिंग खुद है और दो लोग हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर साइड से एक रेलवे साइड से। अब अगर ऐसा कहें कि दो लोगों की एक ही राय है, तो तीन में से दो लोगों की एक ही राय, हो सकता है कि रेलवे और कॉन्ट्रैक्टर वाले की दोनों की राय एक ही होगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अलग होगी, तो फिर भी मेजोरिटी का तय होगा। या ये हो सकता है कि रेलवे वाले और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर इनका व्यू एक होगा तो भी मेजोरिटी हुआ। कॉन्ट्रैक्टर प्लस प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर दोनों की राय एक ही रहेगी तो भी मेजोरिटी हुआ। और तीसरा केस ये हो सकता है, भाई मेजोरिटी है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर वाला अपनी बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, रेलवे वाला अपनी तरफ से बात कर रहा है, अब बचा कौन, अकेले प्रिसाइडिंग। तो उस परिस्थिति में जब मेजोरिटी नहीं आएगी, जब मेजोरिटी नहीं आएगी तो उस परिस्थिति में द व्यू ऑफ द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर शैल प्रिवेल। तो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर की जो व्यू होगी वो प्रिवेल होगी, वही फाइनलाइज होगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब देखिए, अपॉइंटमेंट एक अलग चीज है, अभी आर्बिट्रेशन के दौरान जो कॉस्ट वगैरह लगेगा, उनकी जो फीस वगैरह होगी, वो सारी की सारी चीजें, तो उसके बारे में क्या है, उसके लिए खर्च लगेंगे, है कि नहीं, तो कॉस्ट इंटर होगा, तो क्या है, द कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी बोर्न बाय द रिस्पेक्टिव पार्टीज, जो रिस्पेक्टिव पार्टीज द्वारा जो है कॉस्ट बियर किया जाएगा। इफ ऑल द थ्री आर्बिट्रेटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द रेलवे पैनल, अगर तीनों के तीनों आर्बिट्रेटर जो है रेलवे पैनल से सेलेक्ट किए तो क्या होगा, द फी of the arbitrator shall be determined as per the rates fixed or revised by railway board from time to time, and fee shall be borne equally by both the parties, provided parties sign an agreement in the format given annexed to these conditions after will referring to disputes of arbitration। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर तीनों आर्बिट्रेटर रेलवे तरफ से है तो उनकी जो फीस वगैरह होगी, जो फिक्स होगी या जो रिवाइज होगी, जो रेलवे बोर्ड समय समय पे करता है उस हिसाब से फीस होगी। और ये जो फीस होगी ये दोनों पार्टी को इक्वली बोन करना है, शाल भी, यानी ये जो पूरे ट्रिब्यूनल की जो फी होगी ये जो है इक्वली दोनों पार्टी को बियर करना है। या फिर ये हो सकता है कि एनेक्सर 16 में कुछ उन्होंने एग्री किया होगा, प्रोवाइडेड पार्टी साइन एन एग्रीमेंट इन द फॉर्मेट गिवन एंड एनेक्सर 16 टू दीज कंडीशंस आफ्टर व्हिच रिफरिंग दिस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, या जो भी तय हुआ होगा किस प्रकार से होने वाला है वो एनेक्सर 6 टू 15 की तरह। ठीक है। फिर बाद में क्या कहा, फिर बाद में क्या कहा कि अगर ये ऐसा हो सकता है कि आईसीए के पैनल का हो कोई, इनमें से कोई भी, तो फिर क्या होगा, क्या कहा, however if any of the three arbitrators is selected from the panel of ICA, अगर कोई भी आर्बिट्रेटर आईसीए के पैनल से होगा तो उसकी जो द फी ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल बी डिटरमाइंड बाय द रेट्स फिक्स्ड रिवाइज्ड बाय द आईसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फी शैल बी बोर्न इक्वली बाय बोथ द पार्टीज, प्रोवाइडेड पार्टीज साइन एन एग्रीमेंट इन द फॉर्मेट, सेम जो रेलवे में था वैसी था, यहाँ पर भी है कि अगर आईपी तो उसकी जो फीस वगैरह होगी आईसीए के हिसाब से होगी इंस्टेड ऑफ रेलवे बोर्ड की जो है आईसीए के हिसाब से होगी। तो दोस्तों ये सब रहा हमारा आज का जो है करेक्शन स्लिप नंबर 10। आप तो आप काफी आपने देखा कि रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन ही ये पूरा का पूरा करेक्शन स्लिप है। मैंने इसको एक बार पूरा डिटेल में पढ़ाया, उसके बाद में लास्ट में आई ट्राई टू समराइज इट एज वेल। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह इसको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।